मैं 7 साल की वकालत में मैं राजस्थान हाई कोर्ट का जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट हुआ और 11 साल की वकालत में मैं राजस्थान हाई कोर्ट में अध्यक्ष बन गया। ये रिकॉर्ड है। लिखने का शौक मेरे को स्कूल टाइम से ही था। उर्दू पोइट्री पे भी मुझे काफ़ी पढ़ने को मिला। मैंने काफ़ी पढ़ा, उसको गहराई से समझा। मैंने फर्स्ट अपना आर्टिकल जब मैं 23-24 साल का था तब मैंने राजस्थान पत्रिका में भेजा था, बाई पोस्ट भेजा था। उस समय नंद किशोर आचार्य जी वहाँ संपादक थे और मैंने गालिब साहब पे एक आर्टिकल लिखा था। देखिए 400 पार का जो नारा है वो बेसलेस है बिल्कुल। लेकिन क्या होता है कि अपने कार्यकर्ताओं को एनकरेज करने के लिए मोदी जी ने इस तरह का नारा लगाया। कोई कारण, कोई आधार इस नारे का है नहीं। देखिए इनका दोहरा आचरण है, इनका दोहरा चरित्र है। ठीक है ना। एक तरफ तो ये राम मंदिर की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, आस्था की बात करते हैं। ना तो इनका भगवान राम में कोई आस्था है, ना इनके धर्म में कोई आस्था है। तो मतलब मेरा ये मानना है राहुल गांधी भारतीय राजनीति में, भारतीय राजनीति के इतिहास में बहुत बड़ी शख्सियत उभर के आ रहे हैं। क्योंकि नेहरू जी, इंदिरा जी या नरसिम्हा राव के सामने भी वो चुनौतियां नहीं थी जो चुनौतियां राहुल गांधी जी के सामने। ये दाढ़ियां, ये तिलक धारियां नहीं चलती, हमारे अहद में मक्कारियां नहीं चलती। कबीले वालों के दिलों को जोड़िए सरदार, सरों को काट कर सरदारी नहीं चलती। आज ऐसी ही क्रांतिकारी सोच वाले और गांधीवादी विचारक जिन्होंने NOCI, यूथ कांग्रेस जैसे पदों पर रहकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में एक मुकाम हासिल किया और फिर राजस्थान की पूर्व सरकार में डबल AG भी रहे, एक अधिवक्ता भी हैं। आज उनसे बात करेंगे। विभूति भूषण शर्मा जी, आपका द लाइव राजस्थान स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत। एक वकील भी हैं और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में आपने एक मुकाम हासिल किया है जी, तो सर किस तरीके का सफर रहा आपका ये? मैं 95 के अंदर स्टूडेंट पॉलिटिक्स में सक्रिय था और उसी दौरान मैं NSY से जुड़ा और NSY में जुड़ के मैंने काफ़ी काम किया, काफ़ी सक्रिय रहा। उसके बाद मेरे को यूथ कांग्रेस में अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने यूथ कांग्रेस में काम किया। उसके बाद 2008 के इलेक्शन के अंदर मुझे मैनिफेस्टो को ड्राफ्ट करने का अवसर मिला। 2008, 2013 और 2018 के तीनों को मैनिफेस्टो को मेरे को ड्राफ्ट करने का अवसर मिला। तो मैंने उस संदर्भ में काफ़ी अध्ययन किया, काफ़ी समझा कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या है, कांग्रेस की विचारधारा क्या है और उसको किस तरह से मूर्त रूप दिया जाना चाहिए, क्या हमारी स्कीम्स आम जन के लिए रहनी चाहिए, उसका अध्ययन किया। तो मैं और गहराई से जुड़ता गया। अब कांग्रेस हमारे बिल्कुल खून के अंदर समाई हुई है। जी, आप बार एसोसिएशन की भी सबसे कम उम्र के जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे, तो उस समय आपने बहुत कम उम्र थी आपकी। जी, मैं 7 साल की वकालत में मैं राजस्थान हाई कोर्ट का जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट हुआ और 11 साल की वकालत में मैं राजस्थान हाई कोर्ट में अध्यक्ष बन गया। ये रिकॉर्ड है। क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर जो भी मुझसे पहले कोई प्रेसिडेंट बने वो लगभग 15 साल की वकालत या अब तो 20, 22, 25 साल की वकालत वाले बनते हैं। तो वो मेरा एक तो लोगों से जो जुड़ाव था या उनसे जो व्यवहार था उसके कारण मुझे सफलता मिली। बहुत जल्दी अर्ली एज के अंदर मैं अध्यक्ष बन गया। विभूति जी, आपकी लेखनी भी बहुत जोरदार है। आपने देखा है बड़े बड़े आर्टिकल आपके आते हैं और आपकी, तो ये लेखनी का क्या जादू है आपका? लिखने का शौक मेरे को स्कूल टाइम से ही था। उर्दू पोइट्री पे भी मुझे काफ़ी पढ़ने को मिला। मैंने काफ़ी पढ़ा, उसको गहराई से समझा। मैंने फर्स्ट अपना आर्टिकल जब मैं 23-24 साल का था तब मैंने राजस्थान पत्रिका में भेजा था, बाई पोस्ट भेजा था। उस समय नंद किशोर आचार्य जी वहाँ संपादक थे और मैंने गालिब साहब पे एक आर्टिकल लिखा था, गालिब व्यक्तित्व कृतित्व। वो आर्टिकल मेरा पब्लिश हुआ, हाफ पेज का वो आर्टिकल था और मुझे उसमें काफ़ी अप्रिसिएशन मिला। मैं एनकरेज हुआ। देन उसके बाद फिर मैंने मीर तकी मीर साहब पे, दाग दहलवी साहब पे, इन पे आर्टिकल लिखा। शुरुआत मैंने उर्दू पोइट्री से की। उसके बाद चूंकि मैं पढ़ता रहा, समझता रहा चीज़ों को, तो फिर मैं समसामयिक विषयों पे लिखने लगा, लॉ पे लिखने लगा। इस तरह से मैंने पत्रिका के अंदर एक अपना हक के नाम से एक कॉलम भी आया जिसमें जो जनता के अधिकार है उस पर एक आर्टिकल प्रकाशित हुए। इस तरह लगभग अब तक 300 के आसपास आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं, अलग अलग अखबारों में, अलग अलग मैगजीन्स में। आप जो लोगों को देखा गया, आपने मुफ्त सलाह का भी आपने एक ऐप भी लॉन्च किया था। जी हाँ, वो जो कानून व्यवस्था में जो लोग परेशान होते हैं तो उनसे आपकी मदद, उनकी मदद के लिए आपने। जी, मेरी वेबसाइट है विभूति भूषण, एडवोकेट विभूति भूषण शर्मा के नाम से। उस वेबसाइट में मैं एक AI चैटबॉट चलता है उसमें। वो AI चैटबॉट इंडिया का इस समय नंबर 1 है जी, न्याय गुरु के नाम से है वो।
तो मेरी वेबसाइट पे जाके कोई भी देख सकता है। उसमें जो उसको लीगल परेशानी है, वो अगर उसमें वो क्वेश्चन उसमें डालेगा, क्वेश्चन फीड करेगा, तो उसका आंसर वो AI चैटबॉट से उसको मिलेगा। जी। और इस समय चूंकि वो पूरे इंडिया के अंदर नंबर 1 है और उसके काफ़ी अप्रिसिएशन मिल रहा है और काफ़ी सक्सेसफुल है वो। मुझे बाहर से, साउथ इंडिया से, नॉर्थ इंडिया से और नॉर्थ ईस्ट से भी लोगों के फ़ोन आते हैं और वो जानकारी लेते हैं, कंसल्ट करते हैं। विभूति जी, आज की तारीख में जैसे युवा है कोई, वो जो वकालत में अपना करियर शुरू करना चाहता है, वो किस तरीके से अपनी शुरुआत करें? सबसे पहले तो आज का जो करियर है और पुराने जो करियर था उसमें बहुत अंतर आ गया है, क्योंकि लॉ आज की तारीख में एक तरह से जैसे डॉक्टर्स और IIT इंजीनियर बनते हैं उस तरह से हो गया। क्लैट का एक एग्जाम होता है जी। उसके थ्रू सिलेक्शन होता है। इसके अलावा जिन कॉलेजेस में क्लैट से एग्जाम नहीं होता उसमें भी एक टफ कंपटीशन है। कॉलेज इंटरनल एग्जाम लेता है या फिर मेरिट बेस पे करता है, तो उसका भी अपना एक टफ प्रोसेस है। और पहले तो ये कहा जाता था कि जिसके पास कोई और डिग्री नहीं है वो लॉ कर ले, वकालत कर ले। अब वो इतना आसान नहीं है। अब बहुत अच्छे मेरिटोरियस बच्चे आ रहे हैं और बहुत ही नेशनल लेवल का बहुत अच्छा एग्जाम होता है, बहुत टफ एग्जाम होता है। उसके बाद बच्चे आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे आ रहे हैं। विभूति जी, आज की जो 2014 के बाद में जिस तरीके से कानून प्रणाली में और जिससे जुडिशरी में जो एक परिवर्तन सा आया है, जिस तरीके से देखते हैं कई जजों के स्टेटमेंट भी ऐसे कई आया है, तो आप 2014 के बाद में जो कानून प्रणाली है उसमें क्या परिवर्तन देखते हैं? क्षरण तो हुआ है जी। न्यायपालिका का, क्योंकि न्यायपालिका में राजनीतिक हस्तक्षेप होने लगा है। पहले राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं था। अब मैं सीधा किसी जज पे या किसी व्यक्ति या किसी न्यायपालिका पे आरोप तो नहीं लगा सकता, लेकिन ऐसा रिफ्लेक्ट होता है बहुत सारी चीज़ों से कि राजनीतिक दबाव में न्यायपालिका काम कर रही है। कई जजों की बहुत सारे, और इवन जजेस ने भी कहा है जी। आपको ध्यान हो तो इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। 2016 या 17 की बात है। बिल्कुल। उस समय उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र न्यायपालिका को वर्तमान जो है व्यवस्था इससे खतरा है जी। बहुत सारी चीजें मैनेज होती हैं, और जैसे किस केस को कब लगना है, किस केस को किस बेंच में जाना है, कई चीजें हैं जिनको लेकर क्वेश्चन उठते रहे। अब उस पर मैं ज्यादा बोलना उचित नहीं समझूंगा, क्योंकि उसमें गरिमा है न्यायपालिका की। न्यायपालिका की भी एक गरिमा है, लेकिन जिस तरीके से लेकिन ये क्वेश्चन उठते रहे और जजेस ने भी उठाते रहे। आजकल जो न्यायपालिका में जो लोगों की एक भावना थी कि, लेकिन वो कहीं ना कहीं लोगों को एक उम्मीद कम होती जा रही है, क्या है क्या? नहीं, उम्मीद बरकरार है। मैं ये नहीं कहूँगा उम्मीद कम हो रही है, एक फेज आता है जी। अभी आपको जैसे देखने को मिला है, तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से अभी फैसले कर रहा है उससे लोगों में वापस विश्वास कायम हुआ है। जो भी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश महोदय हैं चंद्रचूड़ साहब जी, चंद्रचूड़ जी के बहुत सारे उनकी कार्य प्रणाली से लोगों में विश्वास बढ़ा है। हाई कोर्ट भी अपना काम अच्छा कर रहे हैं। कुछ जजेस काम करते हैं अच्छा, ऐसा नहीं है, और कुछ जजेस हो सकता है किसी दबाव में हो सकता है उनको ऐसा लगता हो कि जो कर रहे हैं सही है, तो वो टिप्पणी करना थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। बाकी आप लोग, चुनावी माहौल है जिस तरीके से आप देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपना प्रचार हाईलाइट करती जा रही है, किस तरीके से कांग्रेस भी अपना प्रचार कर रही है। तो आपने देखा अभी जयपुर में भी प्रताप सिंह खाचरियावास चुनाव लड़ रहे हैं जी। तो किस तरीके से आप कांग्रेस की सीटों पे आकलन करते हैं? मोदी जी का 400 पार का नारा भी है। देखिए, 400 पार का जो नारा है वो बेसलेस है बिल्कुल। लेकिन क्या होता है कि अपने कार्यकर्ताओं को एनकरेज करने के लिए जी। मोदी जी ने इस तरह का नारा लगाया है। कोई कारण, कोई आधार इस नारे का है नहीं। और जिस तरह का मीडिया आज की तारीख में हो गया है, जो बिल्कुल एक पक्षीय मीडिया है, वो अपने कर्तव्यों को भूलकर जिस तरह से अपनी भूमिका निभा रहा है, उसमें वो इसको फ्लेयर अप कर रहा है, उस नारे को बिल्कुल सच मान के जनता के सामने प्रकट कर रहा है। लेकिन उसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि भारत की जनता जो है वो आजमा चुकी है और वो बहुत सोच समझ के वोट देती है। इस बार आपको सिनेरियो बदलाव मिलेगा। 303 सीटें भाजपा की है जो है, तो लगता है आपको कि इनमें बढ़ोतरी होगी या कमी होगी? देखिए, अगर आप मेरा व्यक्तिगत आकलन देखें तो मैं राहुल गांधी जी ने जो कहा है मैं उससे इत्तेफाक रखता हूँ। राहुल गांधी जी ने कहा था कि 180 मुझे लगता है अंदाजा, और अब वो कह रहे हैं कि 150 तक सीटें आ सकती हैं। मेरा आकलन है कि इनकी जो सीट्स हैं वो लगभग 170 के आसपास आनी चाहिए। उसका एक कारण है, उसके पीछे एक बड़ा लॉजिक है कि 2014 के अंदर जब चुनाव हुआ था, एक पूरे देश में एक माहौल बना था यूपीए गवर्नमेंट के खिलाफ, जिसमें कुछ आरोप लगाए थे 2G स्पेक्ट्रम का एंड कोल माइंस का, और जो कई आरोप थे कॉमनवेल्थ का, उसमें कुछ निकला नहीं, किसी भी आरोप में कुछ निकला, और कोई भी इसमें आगे कार्रवाई नहीं। इवन सुप्रीम कोर्ट्स ने भी उसको गलत माना। लेकिन ठीक है, एक माहौल बना। अन्ना हजारे
के नेतृत्व में आंदोलन किया गया, वो आंदोलन एक षड्यंत्र था जी जिसके बैकग्राउंड में संघ था, जी माहौल खराब करके वो सत्ता में आ गए। उस समय नरेंद्र मोदी की सरकार को 31% वोट मिले थे जी। 31% के बाद जब 2019 का चुनाव हुआ तो उसके अंदर नरेंद्र मोदी सरकार को 37% वोट मिले, 6% वोटों की बढ़ोतरी। उसके पीछे भी एक कारण था। 2014 की सरकार थी, उससे जनता खुश नहीं थी और सरकार की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन जन भावनाओं को उकसाते हुए एक बालाकोट का पुलवामा की एक दुर्घटना हुई, जिसके बाद एक सर्जिकल स्ट्राइक की गई। और उस सर्जिकल स्ट्राइक की वस्तुस्थिति क्या है, कई चीजें उसमें अलग अलग आर्टिकल आए, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कुछ और कहा जाता है, नेशनल लेवल पे कुछ और कहा जाता है, मीडिया ने कुछ और कहा, लेकिन उससे एक माहौल पूरे देश में बना और 6% वोटों की बढ़ोतरी, जो इनकी लगभग 289 सीटें थी वो 303 तक आ गई। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सीन अब है। उसका एक कारण है कि जब नरेंद्र मोदी को सेंटर में रख के चुनाव लड़ा जाता है तो आपका एक कैंडिडेट डिक्लेयर्ड होता है और सामने वाले जो विपक्ष है उसका कोई कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं था। तो चुनाव जो होता है एक आदमी को केंद्र में रख के होता है। जब केंद्र में रख के एक आदमी को चुनाव होता है तो या तो जनता उसको जिताने के लिए वोट देती है या उसको हराने के लिए वोट देती है। तो आप देखिए 37% लोगों ने नरेंद्र मोदी को जिताने के लिए वोट दिया और 63% लोगों ने नरेंद्र मोदी को हराने के लिए वोट दिया। लेकिन चूंकि हमारे लोकतंत्र में व्यवस्था ऐसी है कि परसेंटेज में निर्णय नहीं होता है, सीटों में निर्णय होता है। 272 की सीटें चाहिए, जो आती है वो जीत जाता है, तो सरकार बनाता है। अब 63% वोट जो था देश का वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ था। चूंकि वो वोट बिखरा हुआ था, वो समाजवादी पार्टी का था, सीपीएम का था, सीपीआई का था, तृणमूल का था, कांग्रेस का था, बसपा का था, और उनमें कोई यूनिटी नहीं थी। इस कारण बहुत आसानी से वो वोट बिखर गया, 63% और 37% कंसोलिडेट होकर इन्होंने सरकार बना ली। लेकिन आज का जो सिनेरियो है उसमें आज की तारीख में ऐसा कोई ट्रिगर पॉइंट नहीं है कि जनता इनको वोट दे। पहली चीज, 10 साल की इनकी कार्यप्रणाली को देख लिया, जिसमें अलगाववाद है, जिसमें धार्मिक उन्माद है, जिसमें जातिवाद है, जिसमें बेरोजगारी है, रोजगार के महंगाई है, कोई इशू नहीं है इनके पास जिसमें ये जनता को जाके सेटिस्फाइड कर सके। राम मंदिर के नाम पे वोट मांग रहे हैं। तो जयपुर में भी आपने देखा था, पिछली सरकार बीजेपी सरकार थी तो मंदिर तोड़े गए थे। तो बीजेपी राम मंदिर के नाम पे तो मांग रही है, लेकिन कई कांग्रेस के नेताओं कहना है कि जयपुर में जिस तरीके से इन्होंने मंदिर तोड़े तो वो क्या है। देखिए, इनका दोहरा आचरण है, इनका दोहरा चरित्र है। ठीक है ना। एक तरफ तो ये राम मंदिर की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, आस्था की बात करते हैं। ना तो इनका भगवान राम में कोई आस्था है, ना इनके धर्म में कोई आस्था है। सनातन धर्म दुनिया में इसलिए विशाल है, इसलिए उसको महान कहा गया कि उसको सहिष्णु माना गया। ठीक है ना। आप देखिए कि दुनिया में जो इस्लामिक आतंकवाद है, जिसको इस्लामिक आतंकवाद कहा जाता है, वो बेसिकली एक्सट्रीमिस्ट लोगों का एक समूह है। वो उनका भी धर्म से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो अपने आप को प्रोजेक्ट किस तरह से करते हैं, इस्लामिक आतंकवाद के नाम से प्रोजेक्ट करते हैं। आप ये देखिए, उनसे सबसे ज्यादा प्रताड़ित कौन है? इस्लाम से जुड़े हुए लोग ही हैं। सीरिया में आज कोई बम ब्लास्ट हो रहा है, पाकिस्तान में आज कोई बम ब्लास्ट हो रहा है, हताहत कौन लोग हो रहे हैं? जो मुसलमान है वो हताहत हो रहे हैं। तो ये जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जितने भी होते हैं वो अपने ही समाज का विनाश करते हैं, अपने ही देश का विनाश करते हैं। कुछ इस तरह का इनकी मोडस ऑपरेंडी है। ये धर्म के नाम पे बरगलाते हैं। अब देखिए, अब जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई तो उसका जो हिंदुओं के सबसे बड़े धर्माचार्य है शंकराचार्य, उन्होंने उसका विरोध किया, क्योंकि वो जो हमारी परंपराएं हैं, सनातन की परंपराएं हैं, हिंदू धर्म, उनके अनुरूप नहीं था। वो केवल एक राजनीतिक उद्देश्य के लिए आपने उसका प्राण प्रतिष्ठा की। वो प्राण प्रतिष्ठा भी सही थी कि नहीं थी, ये विद्वानों का कहना है कि जो इस सब्जेक्ट के माहिर लोग हैं, ज्ञाता हैं, जो वेदज्ञ हैं, उनको उन्होंने माना कि गलत है, इस तरीके से नहीं हो सकता है। उसका मुहूर्त भी प्रॉपर नहीं था, उसके जो तरीके थे वो भी प्रॉपर नहीं। एक ही चेहरा था, सिर्फ एक ही चेहरा। फिर गर्भगृह में जो करते हैं उसमें जो पंडितों का जो समूह होना चाहिए, जिनके द्वारा किया जाना चाहिए, वो लोग उपलब्ध थे। आप नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं उसको। तो ये सब कुछ दिखाता है कि वन मैन शो, मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। कुछ ऐसी स्थिति है। राजस्थान में 25 सीटें 2 बार कांग्रेस हार चुकी है। इस बार कोई खाता खुलने की उम्मीद है? आप खाते की बात कर रहे हैं, मैं तो ये मानना चाह रहा हूँ 13 से 18 सीटें राजस्थान में कांग्रेस जीतने जा रही है। और आप इस बात को नोट कर लीजिए कि 13 से 18 सीटें राजस्थान में कांग्रेस जीतेगी। अंडर करंट है, पब्लिक में बहुत ज्यादा नाराजगी है। आप ये देखिए, कहीं माहौल नहीं है। जब पहले नरेंद्र मोदी की रैलियों में जो भीड़ आया करती थी वो नहीं है, बल्कि राहुल गांधी जी की रैलियों में बहुत जबरदस्त भीड़ है। इसके अलावा 2019 के बाद राहुल गांधी जी जिस तरह से इमर्ज हुए हैं, जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा या भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो निकली है, उसमें जो उनका आम आदमी से जुड़ा हुआ है, नीचे के तबकों से जुड़ा हुआ है,
वो बहुत प्रभाव डाल रहा है। युवाओं को बहुत उन्होंने प्रेरित किया है, महिलाओं को बहुत प्रेरित किया है। वो मतलब मेरा मानना है राहुल गांधी भारतीय राजनीति के इतिहास में बहुत बड़ी शख्सियत उभर के आ रहे हैं, क्योंकि नेहरू जी, इंदिरा जी या नरसिम्हा राव के सामने भी वो चुनौतियां नहीं थी जो चुनौतियां राहुल गांधी जी के सामने। राहुल गांधी जी की छवि खराब करने के लिए आपने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए, पूरा देश का मीडिया लगा। उसके बाद एक आदमी अपने संघर्ष से इस मुकाम पर पहुंच रहा है। भारत जोड़ो यात्रा का भी राहुल गांधी को फायदा मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा सब। भारत जोड़ो यात्रा का मिलेगा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मिलेगा। लोग अब उनको सुनने लगी है, समझने लगी है, और उनको ये एहसास हुआ है कि हम अंडर एस्टिमेट कर रहे थे राहुल गांधी को। राहुल गांधी की पॉलिटिकल समझ, राहुल गांधी की जनरल समझ या किसी भी मुद्दे पे समझ नरेंद्र मोदी से कई ज्यादा गुना है। आपने देखा है कि जयपुर में बार बार प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं और अमित शाह भी आ गए हैं। जिस तरीके से जयपुर में सिटी में आपने देखा प्रधानमंत्री ने रोड शो किया था, तो वहां पे 2 माइनॉरिटी बाहुल सीटें हैं, वो दोनों जीत गए थे। तो अमित शाह के आने से क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे समझ में नहीं आती कि शहर के अंदर रैली करते हुए परकोटे के अंदर ऑलरेडी इतनी भीड़ रहती है कि वहाँ स्वांग रच के एक सामान्य आदमी भी चला जाएगा तो उसको देखने के लिए 5-7 हजार लोगों की भीड़ बढ़ जाती है। तो अमित शाह गुजरेंगे तो एक स्वाभाविक भीड़ अपने आप उत्पन्न हो जाती है वहाँ पे। तो ये रैली करते इसलिए है वहाँ पे। दूसरा, नरेंद्र मोदी जी ने रैली कितने यहाँ पे, रिजल्ट क्या रहा? हमारे 2 MLA जीत के आए कांग्रेस के। तो इस बार इनका सुपड़ा साफ है और पूरे इंडिया में इनकी बहुत बुरी हालत होने वाली है। इलेक्टोरल वोट का भी कांग्रेस को फायदा मिलेगा। बिल्कुल। ये जिस तरह की छवि बना के आए थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो एक्सपोज हो गए। और इलेक्टोरल बॉन्ड का ही नहीं, आप भी अगर सरकार इस बार बदल जाती है तो आप देखिएगा पेगासस का बड़ा मामला है। इन्होंने जिस तरह से जासूसी की है, जिस तरह से लोग उस सॉफ्टवेयर के थ्रू लोगों को इन्होंने ट्रैप किया है, वो है। राफेल का मामला भी वापस उठ सकता है, ठीक है, उस पर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया। लेकिन ऐसा बहुत सारी चीजें जो खुल सकती हैं, बहुत सारे मामले हैं जो अभी दबे पड़े हैं, जो उठेंगे। अब सरकार बदलने का इंतजार करिए, आप देखिए। आप गांधीवादी विचारक भी हैं, तो आपसे जैसे बीजेपी के कुछ लोग तो प्रधानमंत्री तो जाके विदेश में गांधी जी का ढोंग करते बोलते हैं कि मैं गांधी हूँ और ये हूँ। और राजस्थान में क्या, देश में जिस तरीके से बीजेपी के लोग गोडसे को पूछते हैं, तो क्या लगता है आपको? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि ये बेसिकली दोहरे चरित्र के लोग हैं। इनकी गांधी जी में आस्था हो ही नहीं सकती, इनके डीएनए में ही नहीं है। इनका डीएनए बिल्कुल गोडसे का डीएनए है। एक आदमी जो 79 ईयर ओल्ड आदमी के ऊपर हमला कर सकता है, ये कहते हुए कि गांधी जी की नीतियों से सहमत नहीं हूँ, उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कभी वो अंग्रेजों पे हमला कर सके। वो गांधी जी को ही मार सकता है, अहिंसक आदमी पे हमला कर सकता है। जो कायर आदमी होता है वो अहिंसक आदमी पे हमला करता है। दूसरा, ये गांधी जी को समझ ही नहीं सकते। गांधी जी को समझने के लिए गांधी बनना पड़ता है। जी बिल्कुल। तो बड़ा मुश्किल है। गांधी ये ठीक आडम्बर है, बाहर इनकी जो पहचान है वो भारत के कारण है और गांधी के कारण है। इवन भारत की पहचान दुनिया में गांधी जी के कारण है, इसलिए इनकी व्यवस्था है कि बाहर जाके इनको गांधी जी को तो देनी ही पड़ेगी। जयपुर में चुनाव है, जयपुर में आपको कैसा माहौल लगता है, कांग्रेस का क्या रहेगा? देखिए, प्रताप सिंह खचरियावास बहुत बढ़िया नेता है। प्रताप सिंह जी जुझारू नेता है। मेरे प्रताप सिंह जी से जब चुनाव का टिकट नहीं मिला था, मैं मिलने गया था, बात हुई थी हमारी। वो इंटरेस्टेड नहीं थे चुनाव लड़ने में, क्योंकि उन्होंने सिविल लाइन्स का चुनाव हारा था विधानसभा का। लेकिन मैंने उनको तब भी कहा था, मैंने कहा आप सबसे बेहतरीन कैंडिडेट है, अगर पार्टी आपको कंसिडर करती है तो आपको चुनाव लड़ना चाहिए। और पार्टी ने उनको कंसिडर किया। वो जुझारू नेता है, उनकी आम जन पे पकड़ है। सबसे बड़ी बात क्या है, उनका संपर्क सूत्र बहुत है और वो आम जन के काम कराने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। मंजू शर्मा जी की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ना तो समाज में ना जयपुर शहर में। उनके फादर बड़े नेता थे, लेकिन किसी के फादर बड़े नेता होने से ये लिबर्टी या प्रिविलेज नहीं मिलता है कि वो भी बड़ा नेता होगा और जनता के काम करेगा। तो ये थे हमारे साथ विभूति भूषण शर्मा जी। इन्होंने बेबाकी से अपनी बात भी रखी और कांग्रेस पार्टी का पक्ष भी रखा। तो विभूति जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। शुक्रिया, बहुत बहुत।